वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे कार्यपत्रक 43। और जैसा आपको पता है हमारा अभी चैप्टर चल रहा है सजीव एवं उनका परिवेश। सजीव का मतलब मैंने आपको बताया था, सजीव का मतलब होता है जितने भी हमारे आसपास जीव होते हैं, ठीक है। और उनका परिवेश मतलब जहाँ वो रहते हैं, ठीक है, उनके आसपास की जगह। तो जहाँ सजीव रहते हैं वो उनका परिवेश कहलाया जाता है। और उसको हम क्या कह सकते हैं? आवास। आवास क्या चीज़ होती है मेरे बच्चों? आवास के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं हम कहते हैं यह वह स्थान है जहाँ जीव रहते हैं। यह वह स्थान है जहाँ जीव रहते हैं और उसे हम आवास कहते हैं। तो जब भी हम आवास की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं? वह स्थान जहाँ पे जीव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हम आवास कहते हैं। अब बच्चों, आवास किसी जीव को वे प्रत्येक वस्तु जैसे भोजन, रहने का स्थान, सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है। अब ये जो हम आवास के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या कहते हैं कि हमें आवास क्या क्या प्रदान कर सकता है। अगर कोई जीव आवास में रह रहा है तो उसके आसपास उसे क्या क्या मिलना चाहिए? सबसे पहले तो भोजन नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा, तो भोजन मिलना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ रहने का स्थान। अब जैसे बंदर पेड़ पे रहते हैं, शेर जंगल में रहते हैं, आप घर में रहते हो तो आपको रहने का स्थान चाहिए। एवं सुरक्षित प्रजनन स्थल भी चाहिए। जैसे कि हम क्या कहते हैं कि अच्छा, शेर का बच्चा हुआ, फिर और बच्चे होंगे, फिर ऐसे ही जिराफ के और बच्चे होंगे, ऊंट के और बच्चे होंगे, तभी तो ऊंट की प्रजाति बढ़ती जाएगी। तो उस प्रजाति को बढ़ाने के लिए हम कहते हैं कि उनका प्रजनन होना बहुत ज़रूरी है। उनका क्या होना ज़रूरी है? प्रजनन होना। तो आवास जो होता है वो उन्हें एक सुरक्षित प्रजनन स्थल भी प्रदान करता है। अब ये जो आवास होते हैं वो दो मुख्यतः समूह में बांटे गए हैं। एक समूह है स्थलीय समूह, ठीक है, और एक समूह है हमारा जलीय समूह। तो बच्चों, जब हम स्थलीय और जलीय समूह के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं स्थलीय का मतलब होता है जो जमीन पर रहते हैं, ठीक है, और जलीय का मतलब होता है जो पानी में रहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब हम दो आवास के बारे में बात करेंगे। एक आवास होता है स्थलीय, जिसमें हम सबसे पहला पढ़ेंगे मरुस्थल के बारे में, ठीक है। मरुस्थल, अब ये पिक्चर देखो बच्चों, पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? पिक्चर में ये दो ऐसे पौधे और जानवर हैं जो हमें ज्यादातर रेगिस्तान में पाया जाता है ना। तो बच्चों, हम मरुस्थल को रेगिस्तान वाला क्षेत्र भी कह सकते हैं। जब हम मरुस्थल के बारे में बात करते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे जानवर हैं, ठीक है। अब देखो, जब हम मरुस्थल के बारे में बात करेंगे यानी हम रेगिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं। रेगिस्तान में कैसा तापमान होता है? दिन में कैसा होता है? बहुत गर्मी होती है ना। वेरी गुड, एग्जैक्टली, बहुत गर्मी होती है। और रात में वहाँ पे ठंड हो जाती है। तो क्या होता है बच्चों, जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे चूहे, ठीक है, और आपके सांप, ये वाले जानवर जो होते हैं इनके साथ क्या सीन होता है? ये लोग दिन में तो बाहर नहीं निकलते। ये दिन में क्या करते हैं? दिन में ये अपने गड्ढों में घुस जाते हैं, गहरे गड्ढे में रहते हैं। पर रात के समय क्या होता है? ये बाहर आ जाते हैं। तो छोटे जानवर दिन के समय रेत में गहरे गड्ढे में रहते हैं और रात में बाहर आ जाते हैं। अब अगर हम पौधों की बात करें तो जो पौधों की पत्तियां होती हैं, या तो वो पत्तियां होंगी ही नहीं, वो अनुपस्थित होती हैं, ठीक है। अनुपस्थित होना मतलब पत्तियां ना होना। अनुपस्थित का मतलब क्या होता है? पत्तियां ना होना, वो चीज वहां नहीं है, ठीक है। या फिर वो पत्तियां अपना रूप बदल लेती हैं कांटों में। तो या तो वो कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। और दूसरी चीज, जो उनका तना होता है वो एक मोटी मोम की परत में होती है। क्या होती है? जो उनका तना होता है वो क्या होता है? मोटी परत की मोम में होता है। और जो जड़ें होती है वो मिट्टी में गहरी जाती हैं, क्योंकि उन्हें ऊपर इतना ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनकी जड़ों को और नीचे तक जाना पड़ता है और गहरा जाना पड़ता है, और वहाँ से वो अपना पानी को सोखती हैं, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बच्चा, ये तो हुई हमारे छोटे जानवरों और पौधों की बात। अब अगर हम ऊँट जैसे जानवर के बारे में बात करें, तो हम क्या कहते हैं कि भाई ऊँट ना, उसकी टांगें बड़ी लंबी होती है। तो ऐसा क्यों ऊँट की लंबी टांगें होती है? क्योंकि बच्चों,
हमें पता है कि दिन के समय क्या होता है, रेत रेत पे बहुत गर्मी होती है, तो उनकी वो रेत की गर्मी उनके शरीर तक ना पहुँचे, इसीलिए उनकी टांगें बहुत लंबी होती हैं। तो उनको रेत की गर्मी से सुरक्षा करने में वो सहायता देती हैं। दूसरी चीज़, जो ये मूत्र करते हैं, मूत्र का मतलब होता है बेटा, जो ये जितने भी ऊँट होते हैं वो टॉयलेट करते हैं, ठीक है, मूत्र मतलब टॉयलेट। तो मूत्र थोड़ी मात्रा में निष्कासित होता है। निष्कासित का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना। तो मूत्र जो होता है वो थोड़ी ही मात्रा में निष्कासित करते होता है, और इनका गोबर इनका गोबर बहुत सूखा होता है। किसका? ऊँट का, क्योंकि उन्हें अपने शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा पानी को सोखना होता है, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा चौथा पॉइंट, कि जो ऊँट होते हैं उन ऊँट में कई दिनों के लिए पानी के बिना रह सकते हैं, और जो ऊँट जो होते हैं वो पानी के बिना बहुत दिनों तक रह सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि मरुस्थल में ना ऊँट की सवारी बहुत अच्छी सवारी होती है, क्योंकि ये जानवर वहाँ के आवास में रहने के लिए बहुत ही सक्षम होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होते हैं, सक्षम होते हैं, क्योंकि इनके पास इतनी सारी खूबियाँ होती हैं जो उनको वहाँ रहने में मदद करती है, ठीक है। ये बात समझ में आई आप सभी को? उसके बाद बच्चा, अब हम आते हैं जलीय आवास में। जब हम जलीय आवास की बात करते हैं, हम कहते हैं जलीय आवास में आपका तालाब आ सकता है, आपका समुद्र आ सकता है, जहाँ पे हमें मछलियाँ दिखती हैं, पौधे दिखते हैं। तो इनकी ऐसी क्या खासियत है, इनके अंदर ऐसा क्या खास है जो इनको वहाँ रहने में मदद करता है? तो बच्चों अब देखते हैं हम उन तालाब के बारे में। जब हम तालाब के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं अधिकांश जीव, अधिकांश का मतलब होता है बहुत सारे, अधिकांश जीवों के शरीर एक रेखित रूप, बच्चा एक रेखित रूप, मैंने आपको पहले भी बताया, एक रेखित रूप का मतलब होता है ये, जो आगे से पतला फिर मोटा फिर वापस पतला, ये होता है एक रेखित रूप। इसमें जितने भी हमारे तालाब में रहने वाले या जितने भी हमारे जलीय आवास में रहने वाले जीव होते हैं, वो ज़्यादातर आपको क्या दिखेंगे, उनका शरीर एक रेखित रूप में व्यवस्थित होता है, और इनमें गिल्स पाए जाते हैं। यहाँ देख रहे हो आप ये वाला स्ट्रक्चर, ये इनका गिल्स है, ठीक है। तो बच्चों ये जो गिल्स हैं ये इनको सांस लेने में मदद करते हैं। क्लियर है ये सभी को? ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि जो जलीय पौधे हैं, जो जलीय हमारे पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो विकसित होती हैं, ठीक है। विकसित मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से बदल जाती हैं, और इनके जो तने होते हैं, जो पौधे का तने होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। खोखले का मतलब होता है बेटा अंदर से खाली, ठीक है, और हल्के होते हैं। इसीलिए आप देखो तो कुछ पौधे जो होते हैं, ज़्यादातर जलीय पौधे, वो या तो पानी के ऊपर तैरते आपको दिखेंगे, या फिर वो पानी के अंदर रहेंगे तो उनकी जो पत्तियां होंगी वो कैसी होंगी, चौड़ी या रिबन की तरह होती है। रिबन की तरह का मतलब देखो, रिबन की तरह कहने का मतलब है ये ऐसी उड़ती सी रहती है, ठीक है, समझ में आया? चौड़ी और रिबन जैसी लहराती रहती है पूरे टाइम, ठीक है, क्लियर है? इसके बाद हम आते हैं, जब मछली के बारे में हम बात करते हैं, बच्चा हमने अभी पढ़ा था कि जितने भी हमारे जलीय आवास में रहने वाले जीव होते हैं उनका शरीर कैसा आकार का होता है, एक रेखित आकार में होता है। तो बच्चों इनका शरीर एक रेखित होता है, ठीक है। कैसा एक रेखित, याद करो, आगे से पतला फिर मोटा फिर पतला, ठीक है। और ऐसे आपको बहुत सारे आपको जलीय आवास में रहने वाले जीव दिखेंगे, जिसमें ज़्यादातर जानवरों और ज़्यादातर हमारे जीवों का जो शरीर है वो एक रेखित ही होता है। अब आप डॉल्फिन देख लो, आप व्हेल देख लो, कोई भी ऐसा जानवर देख लो, छोटी छोटी मछलियाँ देखो, तो उनमें भी आपको यही एक रेखित आकार मिलेगा। उसके बाद बच्चा होता है कि इनके जो शरीर होते हैं उनके शल्कों, वो शल्कों से ढके होते हैं। अब आप देखो ये कितने शाइनी शाइनी सा है ना, चमकदार सा, ये शल्क 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 शल्क, पूरा शरीर उससे ढका हुआ है, ठीक है। और इनके पंख भी होते हैं। अब ये चिड़िया तो है नहीं कि इनके पंख चिड़ियों की तरह होंगे, तो बच्चों इनके पंख का कहने का मतलब है कि ये जो इनके आपको ये पतली पतली सी पंखुड़ियाँ दिख रही है ना, इनको इन्होंने बोला है पंख, जो इनको चलने में मदद करती है। पानी के अंदर, जल के अंदर इनको चलने में मदद करती है, तैरने में मदद करती है, उनको हम कहते हैं इनके पंख, ठीक है।
और इनमें क्या उपस्थित होता है मेरे बच्चों? गिल्स उपस्थित होते हैं। गिल्स क्या करते हैं? उनको सांस लेने में मदद करते हैं। जैसे हमारी नाक होती है, इनके पास गिल्स होते हैं। ठीक है। और यहाँ देखो, जब हम लोग मरुस्थल आवास के बारे में बात करें तो हमने कहा था कि जो पत्तियां होती है वो कैसा रूप ले लेती हैं? कांटों का रूप ले लेती है। और मरुस्थल पौधों में क्या होता है? मोम की परत होती है तने के ऊपर, ताकि हमारा जल वाष्प में ना बदल सके। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी मैं आपको इनका हमने इनको बुक में पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी की बुक से इनको पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखना है और इसको व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करना है। कोई डाउट हो तो प्लीज़ ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। ठीक है। ऑनलाइन क्लास में क्लियर है? पक्का सभी को? चलो, वेरी गुड। So students, thank you so much for attending this class. Thank you, thank you, thank you.